गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे वेलकम। और आज प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कि आपको भी पहाड़ पुकारते हैं। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि पहाड़ बुलाते हैं, पहाड़ पुकारते हैं? जैसे मैं अक्सर स्टेटस लगाता हूँ माउंटेन्स कॉलिंग लेकिन आप जाते बड़ा कम है। अक्सर मैं वैसे आपकी एक तकरीबकारी मैंने प्रोड्यूसर ने छुट्टियां आपको देनी है, मैं मासूम बेचारी, मैं तो खुद छुट्टी मांगती रह जाती हूँ। लेकिन मेरी बात है मैं आपकी वैसे तकरीबकारी अक्सर ये भी होती है कि अक्सर लोग जो है ना वो पुरानी वीडियोस कहीं ना विजिट किया हुआ वीडियोस गैलरी में क्योंकि मैंने नहीं अपलोड की होती, क्योंकि वो सेव्ड होती हैं। अब जब वीकेंड आता है, चाहे उन्होंने उस जगह पे जाना हो ना जाना हो, वो कहते हैं जी माउंटेन्स कॉलिंग। नहीं ऐसा नहीं होता। माउंटेन्स कॉलिंग का स्टेटस तब आता है जब आपने कहीं जाना हो, और वो माउंटेन्स पर उस टाइम पे गए हुए नहीं होते, बट वो लोग वो स्टेटस अपलोड नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जब भी माउंटेन्स कॉलिंग लिखेंगे इसका मतलब है कि वाकई जा रहे हैं। आपको माफ करे वैसे। नहीं ये देखिए, ये माउंटेन्स कॉलिंग के स्टेटस में बड़ा टची हूँ। नेक्स्ट टाइम मैंने ये करना है कि मैंने वो स्टेटस स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, और मैंने आपकी करंट लोकेशन ट्रैक करवानी है, और मैंने सबसे तो बड़ी खतरनाक है, करंट लोकेशन ट्रैक करा लेती है, इससे बच के रहना पड़ेगा। नहीं इतना आप आगे ना जाए, मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। मैं नहीं ट्रैक करा सकती, ऐसे मजाक डराने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें होती है ना, कि लोग कहते हैं ना अक्सर डरा रहे होते हैं चीजों के हवाले से, तो वो होता है। अच्छा, पहाड़ों से भी कई लोगों को डराया जा रहा होता है, पहाड़ पे ना चढ़ो गिर जाओगे, बचपन से हम सुनते आ रहे होते हैं। पहाड़ की तरफ ना जाओ, या फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों के साथ ट्रैकिंग करने जाए तो अच्छा ये यहाँ पर ना जाओ, इस ट्रैक पर जरा एहतियात से स्लिप हो जाओगे, तो समटाइम्स ये हो रहा होता है। बट एट द सेम टाइम एक ऑपोजिट मामला भी होता है। कुछ लोग पहाड़ों से बहुत मोहब्बत भी करते हैं, पहाड़ों का जो रुख करते हैं, या जो पहाड़ों पे रहते हैं, पहाड़ों के आसपास रहते हैं। आई मस्ट से कि हम भी उन ब्लेस्ड लोगों में से हैं। वैसे तो पाकिस्तान में आप देखें ना कि पहाड़ भी, सहरा भी, हर तरह का मौसम भी, हर तरह की टेरेन भी, लेकिन जब हम पहाड़ की बात करते हैं तो यकीन जाने मुझे ऐसे लगता है कि पहाड़ आपको पुकारते हैं, और आप जब पहाड़ों की तरफ जाते हैं आप कनेक्ट होते हैं नेचर से एक दफा फिर से। चूंकि जो एक बिजी रूटीन होती है, जो एक लाइफस्टाइल होता है हमारा, स्पेशली शहरी इलाकों का, सभी वहां पर हमें नजर भी नहीं आते उस तरह से पहाड़। चले इस्लामाबाद में तो फिर भी हैं। एग्जैक्टली। सो आज के दिन की मुनासबत से अगर बात करें तो पहाड़ों का आलमी दिन वो मनाया जा रहा है, और उसी हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान, वो तो एवरीबडी नोज कि हम कितने एनरिच्ड हैं, हमारे पास कितने कुदरती वसाइल हैं जिनमें पहाड़ भी शामिल हैं। दुनिया की अगर बात की जाए, 8000 से बुलंद जो चोटियां हैं, जो 16 ओवरऑल हैं पूरी दुनिया में, उसमें से 8 जो है वो पाकिस्तान में। सो वी आर सो ब्लेस्ड, और हमें इसमें एक ऑनर फील करना चाहिए कि हम इतने ब्लेस्ड हैं, अल्लाह ताला ने हमें इन पहाड़ों से भी नवाजा है। सो आज के दिन की मुनासबत से हमें इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचना है कि क्या हम अपने पहाड़ों का उस तरह ख्याल रख रहे हैं, हम इस कुदरती जो हमारे पास ये जो वसाइल हैं, क्या हम उनका उस तरीके से ख्याल रख पा रहे हैं जिस तरीके से हमें मिले थे, और स्पेशली इसके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, क्या हम उनका ख्याल रख रहे हैं, क्या हम माहौल का ख्याल रख रहे हैं। तो आज हमारा शो भी इसके ऊपर फोकस करेगा, और आज हम इन चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे, स्पेशली उन लोगों को शुएब जो आपने बताया, जो पहाड़ों से मोहब्बत करते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं, और स्पेशली जब वो पहाड़ों पर जाते हैं, और स्पेशली अगर हम K2 की बात करें, उसको सर करना कितना मुश्किल है। तो आज एक ऐसे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे जिन्होंने K2 सर किया है। नॉट जस्ट K2, कुछ और चोटियां भी, जैसे गैशरब्रम 1, गैशरब्रम 2, और बहुत सी और चोटियां भी हैं। हर चोटी सर करना मुश्किल होती है। तो आज ऐसे 2 माउंटेनियर्स हमारे दरमियान मौजूद होंगे जिनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उनकी तरफ बढ़ें और उनसे मुलाकात करवाएं, चूंकि पहाड़ों की बात हो रही है, तो ऐसे में सभी जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, ज़ाहिर है बहुत सी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। हमारा कौमी जानवर मारखोर, क्योंकि पहाड़ों पर ही पाया जाता है, स्पेशली अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं, वैसे तो हमें सिंध, आइबेक्स, बलोचिस्तान में भी नजर आता है, बट अगर मैं बिल्कुल मारखोर की बात करूं, जो कि चित्राल या हमें गिलगित वाली साइड नजर आता है, तो उससे मुतालिक 2 दिन से खबर जो कि बहुत ज्यादा उस पर डिस्कशन भी हो रही है, ट्रॉफी हंटिंग। बहुत से लोग इससे मुतालिक जानते हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते। ट्रॉफी हंटिंग जिसमें होता यह है कि स्पेशली जो फॉरेनर्स होते हैं उनको लाइसेंस दिया जाता है। अच्छा, इस लाइसेंस की बहुत भारी कीमत होती है। तो रवां सीजन का जो पहला शिकार है, 11 साल ये मारखोर बताया जा रहा है कि जिसको 9 तारीख को शिकार किया गया है, रोनाल्ड जो वाइटन है जिन्होंने शिकार किया। अच्छा, कुछ उनकी उम्र 70 साल बता रहे हैं, कुछ 80 बरस उम्र रसीदा शख्स हैं जिन्होंने वो मारखोर का शिकार किया। अच्छा, इस पर एक जब भी ट्रॉफी हंटिंग से मुतालिक कोई खबर आती है सबीन, तो एक डिस्कशन शुरू हो जाती है सोशल मीडिया पर, स्पेशली कि अच्छा शिकार क्यों किया। तो इस पर हम हर दफा बताते हैं, आज फिर बता देते हैं कि जो शिकार होता है,
یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو اس سے حاصل ہوتی ہے رقم وہیں کے لوگوں کو لوکل کمیونٹی کو دی جاتی ہے تاکہ اس کی مارخور کی بھی افزائش کے لیے کس طرح سے اس کی بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ویل بینگ کمیونٹی کی ویل بینگ کے لیے اور اسپیشلی مارخورز کی ویل بینگ کے لیے اس بجٹ کو یوٹیلائز بھی کیا جاتا ہے. وہ جو لوکلز ہیں وہ اس کی افزائش پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ ذرا پیسہ اس پہ لگتا بھی ہے. بٹ اسٹل obviously لائسنس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کر نہیں سکتے. اور اس بار یہ پہلا جو شکار سبین جو ہے کیونکہ ذرا اس میں یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے جب وہ شکار کرتے ہیں وہ جو تصویر بنتی ہے تو اس میں اس کے نا انچ میئر کرتے ہیں اس کے سینگوں کے. تو جو اس بار شکار ہوا ہے اس کے جو سینگوں کی لمبائی ہے وہ 49.5 انچز ہے, تقریباً 50 انچ. تو نارملی دیکھتے ہیں 50, 51, 52, 53 تک میں نے جتنی خبریں دیکھی ہوئی ہیں پچھلے چند سالوں میں کہ وہ ٹرافی ہنٹنگ ہوئی ہے. کوائٹ انٹرسٹنگ. تو اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس, انہیں شخص کی ویڈیو ہے, ان کے آس پاس لوگ بھی ہیں. ہم دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ بزرگ ہیں بٹ سٹل آپ دیکھیں کہ ان کا شوق پہاڑوں پر جانے کا, شکار کرنے کا. ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں. ہفتے میں کتنا کچھ بدل جاتا ہے. اب ہفتے کی کوئی اپڈیٹ مس نہیں ہوگی جب چلے گا زونگ ویکلی ڈیجیٹل میکس. 100 GB ڈیٹا, لاتعداد کالز اور SMS. رہو اپڈیٹڈ اینڈ لیٹس گیٹ ڈیجیٹل ود زونگ 4G. ایک چھوٹا سا وعدہ چاہتا ہوں کہ تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے. میں نے محبت تمہارے ساتھ نبھانے کے لیے کی ہے, ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں. تم میرے تکلیف زدہ پیروں پر ہاتھ لگا کر مجھ سے معافی مانگو. میں معافی چاہتا ہوں. سوری ناٹ ایکسپٹ. شجا کے پیسے کھانے نا بیٹا, دنیا چھوڑ. اچھا خاصا کما تو رہا ہوں. کیا بتاؤ گے کہ میں چوریاں کرتا ہوں؟ ہماری روایات کے مطابق لڑکیوں کی پسند اور ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں. ہم نا نکاح کر لیتے ہیں. ماں میری زندگی برباد ہونے جا رہی ہے اور آپ لوگ بیٹھے چائے پی رہے ہیں. زلیخا میں تیرا سب کچھ چھین لوں. علی سے یہ کیا کیا تم نے؟ ماں کو جیتے جی مار دیا. قسمت میں نہ ہو کسی کے بھی بابر نے پھپھو یا چاچی کو بات بتا دی پھر؟ او کڑیے نہ گھبرا تے ڈر نو چلے پا, پاگل ہے نہیں بتائے گا. پھپھو شادی ایک ہی بار ہوتی ہے زندگی میں, کبھی کبھی کسی کسی کی میری طرح سے ایک بار بھی نہیں. کیا تم میرے ساتھ تھوڑی دیر اکیلے باہر نہیں جا سکتے؟ ارے تمہارے ساتھ تو میں عمر بھر گھومنے کو تیار ہوں. تم تھامس ایڈیسن کے سن نہیں ہو, تم جمال کے سن ہو, اس لیے میری طرح سوچو. ایسے جناد ایسا خوبصورت لڑکا کبھی نہ ملا. بات کر رہی ہوں. ایزی روڈ والی؟ جی نہیں, رشتے والی. انکل جی بڑا افسوس ہویا. اگر یہاں کوئی عورت ہوتی نا تو اتنا بینڈ ڈالتی کہ وہ شور مچا کے پورے محلے کو اکٹھا کر لیتی. آپ کے پوتے پوتیوں کو بھی یہ کلاس یاد رہے گی. صدمے سے تمہارا دماغ چکرا گیا. اور اب یہ اگر سونے کے بھی بن کے آ جائیں گے تو میں اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں کرنے والی. بابر, بابر گڈی. بابو کی دلہنیا, بابو کی دلہنیا, بابو کی دلہنیا, بابو کی دلہنیا.
हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। PTV होम पर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में फिर कहेंगे खुशामदीद। और राइजिंग पाकिस्तान में जो हमने आगाज में जिक्र किया था कि पहाड़ों के आलमी दिन की मुनासबत से आज हमने इस शो को डिजाइन भी किया है। और जो पहाड़ पर जाते हैं, बल्कि पहाड़ सर करते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ सर करते हैं और पुरखतर रास्तों पर चलते हैं, यही उन्होंने ठान लिया है। मुझे डर नहीं लगता बिल्कुल भी, और ये अच्छी बात है। वो कहते हैं जी डर अपनी जगह पर, लेकिन उन्हें अपना पैशन जो है उसको कंटिन्यू करना। एब्सोल्युटली। तो आज जो 2 मेहमान साथ मौजूद हैं, सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवाऊंगा जो कि डॉक्टर शाहिदा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। पेशे के एतबार से तो शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, लेकिन आई डोंट नो हाउ शी मैनेजेस। डॉक्टर्स की रूटीन बड़ी टफ होती है, somehow she manages कि वो पहाड़ों की तरफ जाती हैं, पहाड़ सर करती हैं। कई सालों से हम उनको देख रहे हैं, स्पेशली अगर इस साल की मैं बात करूं, गशरब्रम 2 उन्होंने जो है वो सर की है। ये एजाज उन्होंने अपने नाम के 8000 मीटर बुलंद चोटियां सर करने का वैसे ख्वाब तो सबका ही होता है, लेकिन लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट अब जो ख्वाब है वो किस चोटी को सर करने का है। और इसके साथ साथ एक और मेहमान ने भी हमें ज्वाइन किया है। बिल्कुल जी, और जाने माने को पहमा है पाकिस्तान के अशरफ सतपारा। और बहुत सारी चोटियां यूं तो सर कर चुके हैं, लेकिन जाहिर सी बात है K2 सर करना जाहिर बहुत मुश्किल होता है, तो K2 भी अशरफ ने जो है वो सर किया है और विदाउट ऑक्सीजन भी सर किया है। तो इसमें मेरे कुछ सवालात भी हैं, वो मैं जरूर भी करूंगी। मुझे अच्छा, आई न्यू इट कि शी इज गोइंग टू आस्क दिस कि क्यों विदाउट ऑक्सीजन। नो, आई एम जस्ट क्यूरियस ना। नहीं, आई एम आल्सो वेरी क्यूरियस। हाँ, तो मैं सब पूछना चाहूंगी कि इसके पीछे क्या, बिकॉज ऑब्वियसली अपनी जान जोखिम में डालना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अशरफ से आज जरा हम इस बारे में बात करेंगे कि ये कैसा जुनून है, ये कैसा पैशन है। सो डॉक्टर शाहिदा और अशरफ सतपारा हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपकी मुलाकात तो हम करवाएंगे, लेकिन उससे पहले इनके बारे में एक छोटी सी वीडियो हमारे पास मौजूद है कि किस तरह से ये सर करते हैं, किस तरह से इनका काम है। तो आइए जरा मिलकर देखते हैं।
माशाल्लाह वी आर सो प्राउड अपने इन माउंटेनियर्स पर जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और इस तरह से पहाड़ सर करना जो हमने पहले भी डिस्कस किया, इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी चैलेंजिंग, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस शौक है, जुनून है, कुछ करने की ठान ली और वो करते चले जा रहे हैं। तो मेहमानों की तरफ हम करा चुके हैं, डॉक्टर शाहिदा और अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग सो मी। गुड टू हैव यू। अशरफ भाई अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक? वालेकुम, बिल्कुल बहुत अच्छे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। डॉक्टर साहब आप gynecologist and mountaineering, I mean it's very different. How are you managing this? देखें, अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। मेरी जॉब, सब डॉक्टर्स की ऑफ कोर्स, बट मेरी जॉब स्ट्रेसफुल है, सो फॉर मी दिस वाज अ वे टू कनेक्ट विद माय फ्रेंड्स, कनेक्ट विद माय कंट्री, कनेक्ट विद नेचर, एंड अपनी जॉब का स्ट्रेस कम करूं और साथ में फिट भी रहूं। सो मैं समझा कि पेशेंट से घबरा के, उनकी बातों से आप घबरा के भाग जाती हैं पहाड़ों की तरफ। गायनेकोलॉजिस्ट आप हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी टफ जॉब, और ऑब्वियसली उसमें स्ट्रेस भी अपनी जगह पे होता है। सो आपने जो अपना पैशन चुना वो भी आपने माउंटेनियरिंग चुना, तो वो अलग स्ट्रेस नहीं देता या सुकून मिलता है? बहुत बहुत स्ट्रेस रिलीव होता है। आप जैसे ही नेचर में जाते हैं आपको लगता है कि मेरे छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, जस्ट सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये सब यहाँ पर है, ये आपने ना अपने दिमाग से इसको निकालना, इन चीजों को उस तरीके से सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अशरफ साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये, ऑक्सीजन के बगैर क्यों, क्या पड़ी होती है इतनी? वो असल 2022 में मैंने 8000 मीटर के बाद विद ऑक्सीजन किया था। फिर मैं एक मिशन पे हूँ अपने मरहूम वालिद साहब के, उसने 17 टाइम 8000 पाकिस्तान के अंदर सबमिट किया था, तो वो सारी विदाउट ऑक्सीजन थी। वालिद साहब से K2 2 दफ़ा टाइम की थी, 8400 समथिंग से उसका वो हो गया। एक दफ़ा अवलांच गिरी इनकी टीम के ऊपर, दूसरी दफ़ा इनका फिर वहीं एक साथी जो है वो उसकी कैजुअलिटी, वो उसको रेस्क्यू करना पड़ा। तो 22 में भी वालिद साहब जा रहे थे, मेरा इरादा नहीं था, तो वालिद साहब अचानक वहाँ पे कोई प्रैक्टिस के दौरान हादसे से वो हो गया, तो वालिद साहब का जो ड्रीम था वो रह गया। विद ऑक्सीजन मैंने की थी, फिर रियलाइज हुआ कि मैं तो बाबा के जो ड्रीम्स है वो पूरे कर रहा हूँ, वो तो विदाउट ऑक्सीजन है। मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरा सही नहीं हुआ, फिर अगेन ट्राई किया 23 में, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब के नाम पे मैं कामयाब हो गया। विदाउट ऑक्सीजन करने का ये रीज़न था। तो इसको K2 को विदाउट करने के लिए मुझे ब्रॉड पीक का सहारा लेना पड़ा। पहले मैं ब्रॉड पीक पे चला गया, उसको सिमेंट किया विदाउट, वहाँ पे एक्लोबटाइज किया, उसके बाद जाके K2 पे ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिली। माशाल्लाह। लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि इट्स चैलेंजिंग, और ज़ाहिर उनकी प्रैक्टिस भी है। आई थिंक बचपन से वो यही कर रहे हैं, पहाड़ ही देखते हुए बड़े हुए हैं और पहाड़ सर करते चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, गशरबम 2 आपने कर लिया, वो भी 8000 मीटर बुलंद चोटी है, तो K2 भी 8000 मीटर बुलंद, इतना कोई खास फर्क तो नहीं है? आई मीन व्हाई नॉट K2? कितना फर्क है? 500-600 मीटर ही रह गए। 600 मीटर प्लस बहुत फर्क है। और G2 जो है वो 8035 है, और K2 माशाल्लाह अशरफ भाई ने जो की है और विदाउट ऑक्सीजन की है, वो विदाउट ऑक्सीजन बहुत बड़ा काम है। मैंने G2 ऑक्सीजन के साथ की। नहीं स्टिल इट्स टफ जी, विद ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन दोनों ही टफ है, मैं ये नहीं कहता कोई टफ नहीं है। फॉर मी इट्स वेरी टफ एंड फॉर सो मेनी ऑफ अस इट्स वेरी टफ। नेक्स्ट प्लान है वैसे K2 का? कोई ख्वाब, कोई ख्याल, कोई सोच? ख्वाब तो बहुत बट इंशाल्लाह स्टेप वाइज, सो स्लो एंड स्टेडी, जैसे अशरफ भाई ने कहा कि ब्रॉड पीक से एक्लिमेटाइज करें, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ख्वाब बहुत सारे, ब्रॉड पीक ही है, ख्वाब है बहुत आप दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह ख्वाब भी पूरे होंगे। गोल सेट करना होता है, आपने पहले भी सेट किया और आपने उसको अचीव किया, और इंशाल्लाह आप दोबारा इसको जरूर करेंगे। अच्छा, आज क्योंकि पहाड़ों का आलमी दिन भी है, तो इसकी मुनासबत से भी, क्योंकि आप लोग पहाड़ों में रहते भी हैं, वहाँ हम तो यहाँ बैठ कर बात कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, टीवी पर देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं, आप लोग खुद क्या एक्सपीरियंस करते हैं? डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्या हम अपने पहाड़ों का ख्याल रख रहे हैं, उसके इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रख रहे हैं जिस तरह से हमें रखना चाहिए? देखें, जैसे हम पाकिस्तान में भी यंग नेशन है ना, सो हर चीज़ डेवलप हो रही है। मैं 2019 से मैंने ये करना स्टार्ट किया, तो आई सी देयर इज़ प्रोग्रेस, स्लो प्रोग्रेस,
बट है प्रोग्रेस है। जैसे दिस ईयर नायला कैनी ने बहुत ज़बरदस्त क्लीन अप मिशन किया था K2 पे, दैट वाज रियली इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी था। हमारे लॉज में थोड़ी सी ज़रूरत और है कि जैसे जो अभी स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारी रियलाइजेशन हो रही है कि सब लोग अपना जो ट्रैश है वो वापस साथ लेके आएँ, और जैसे हमारे पोर्टर्स और उनकी सेफ्टी की, हमारे क्लाइंबर्स के लिए क्लाइंबिंग स्कूल्स बन रहे हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, और हमें और भी ऑफ कोर्स encouraging to hear कि चीजें बेहतर हो रही हैं। बट नॉर्मली हम देखते हैं कि चीजें थोड़ी सी डिटोरिएट हो रही होती हैं, नेगेटिव साइड पे जा रही हैं, स्पेशली जब हम किसी टूरिस्ट स्पॉट की तरफ ही देख लें सबीन, जहाँ पर भी लोग ज्यादा जाते हैं वहाँ पर क्या होता है हम देखते हैं। बट ये बड़ी अच्छी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारे क्लाइंबर्स जा रहे हैं और इवन टीम्स देखिए हम वैसे बड़े खुश होते हैं, हम भी अक्सर अपने शो में जिक्र करते भी आए हैं, अभी भी हम इस चीज का जिक्र कर रहे थे कि कोई अगर अनएक्सप्लोर्ड जगह होती है तो मतलब हमें बड़ी होती है कि अच्छा जी फर्स्ट टाइम ये एक्सप्लोर हो रही है और बड़ी प्यारी वो जगह लग रही है, और वाकई वो जगह बड़ी खूबसूरत होती है। कुछ माह के बाद आप सिर्फ, मैं लिटरली कह रही हूँ, विद इन मंथ्स, नॉट इवन ईयर्स, के हम कहेंगे सालों बाद हम देख रहे हैं, महीनों बाद उस जगह बिल्कुल बदल जाती है, वहाँ पर गंदगी हो जाती है, और स्पेशली ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से चीज़ें हो रही होती है ना, मुझे लगता है कि नेचर होती है उसमें, ठीक है आप फैसिलिटीज़ एक हद तक तो ज़रूर रखें, बट बहुत ज़्यादा आप जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, आप अपने बिजनेस मॉडल उसको बनाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन नेचर की स्टार्ट हो जाती है। इसमें भी सभी मैंने देखा है रिसेंटली, स्पेशली केपी की हम बात करें तो इको फ्रेंडली टूरिज्म पे जो जिस तरह से काम हुआ, इको फ्रेंडली पॉड्स वहाँ पर बने, तो ये बड़ा अच्छा, क्योंकि आपने कहा ना कि कंस्ट्रक्शन ये वाकई बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन अब तो देयर आर मीन्स, देयर आर वेज कि आप उसे कंस्ट्रक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए हमारा टॉपिक जरा चेंज हो रहा है, कमिंग बैक टू द माउंटेनियरिंग डे। अशरफ भाई, बहुत महंगा भी तो शौक है ये, और इससे मुतालिक जब भी हम किसी क्लाइंबर से, माउंटेनियर से बात करते हैं, वो कहता है कि आई नीड स्पॉन्सर, आई नीड फंड्स, क्योंकि ज़ाहिर है उसका इक्विपमेंट, उसकी ट्रेनिंग, वहाँ पर जाना एंड एवरीथिंग। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए भी आई एम श्योर रहा होगा, कैसे इसको आपने ओवरकम किया? बिल्कुल, ये इसमें बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। मैं खुद 3 साल से वेट कर रहा हूँ कि, क्योंकि मैंने अभी हाल आपको कहा था कि मैं वालिद साहब के ड्रीम पे हूँ। बिल्कुल, वालिद साहब एवरेस्ट और K2 दोनों कर रहे थे 2022 में, और वालिद साहब को जो स्पॉन्सर था वो पाक आर्मी की तरफ से था। उस वक्त जनरल बाजवा साहब थे, तो उन्होंने वालिद साहब को वो किया था, तो वालिद साहब की जिंदगी ने हया ना की उसके साथ। तो मैं खुद इंतजार में, हालांकि मैं श्री नारदान स्पोर्ट्स का शुक्रगुजार हूँ कि वो उन्होंने क्लाइंबिंग को जिंदा रखा हुआ है। पाकिस्तान के वाहिद एक वो इदारा है जिन्होंने क्लाइंबिंग स्पोर्ट्स को जिंदा रखा हुआ है। सही, मैं इसलिए प्लेयर भी हूँ, लेकिन स्पॉन्सर अब तक मुझे नहीं मिला है एवरेस्ट जाने के लिए, क्योंकि विदाउट स्पॉन्सर के हम नहीं कर सकते। वैसे पाकिस्तान के अंदर हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन आउट कंट्री जाके मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम आउट कंट्री की बात भी करें, कितना फर्क है? फॉर एग्जांपल अगर किसी माउंटेनियर ने पाकिस्तान में, आपको पता है वो सुनने से, शरपसंद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश की गई। सिविल नाफरमानी की कॉल से बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है? हुकूमत की ठोस पॉलिसीज और इस्लाहात से कारोबारी बिरादरी का एतमाद बहाल हुआ है। पायदार तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। वफाकी काबीना इजलास से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खिताब। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई, बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी और रियासती मफादात को नुकसान पहुंचाया, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम शामिल। ISPR। फैज हमीद से मुल्क में इंतशार और पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतालिक भी तफ्तीश। 9 मई से जुड़े वाक़यात से मुतालिक भी पूछगछ। सियासी अनासिर की ईमा और मिली बारे में भी तफ्तीश। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान फैज हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। ISPR। पंजाब हुकूमत का मुख्तलिफ शोबों में चीन के साथ मिलकर काम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की बीजिंग में वज़ीर माहौलियात से मुलाकात। पंजाब में एडवांस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लगाने पर इत्तेफाक। ई ट्रांसपोर्ट के शोबे में भी तजुर्बात से इस्तेफादा करने का फैसला।
मरियम नवाज की बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के हुकाम से मुलाकातें, मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। बानिया पीटीआई ने नफरत के जो बीज बोए आज खुद काट रहे हैं। ये लोग बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा हैं। इंतशारी टोला पाकिस्तानी मसनूआत के बायकॉट का कहता है, लेकिन फलस्तीन के मसले पर खामोश। अवाम और इदारों के दरमियान दरार पैदा करने की साजिश का मकसद मुल्क को कमजोर करना है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जरिए मुल्क मुखालिफ बयानियों को परवान चढ़ाने वाले अफराद की शनाख्त की जा रही है। फसाद और नारकी फैलाने वाले अनासिर के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की शाना बिशाना। यूरोप के इलाके सिम्बासा में खुफिया इत्तलात पर कामयाब कार्रवाई। 15 खारजी दहशतगर्द मारे गए। भारी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में एक जवान शहीद। सिपाही आरिफुर रहमान का ताल्लुक मानसेहरा से है। वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दुनिया भर में आज पहाड़ों का आलमी दिन। मकसद माहौलियाती निज़ाम में पहाड़ों की अहमियत उजागर करना। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। दुनिया की 16 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों में से 8 और 7,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स पाकिस्तान में वाक़ हैं। आज के दिन हम कुदरती माहौल की हिफाजत और आने वाली नस्लों के लिए पहाड़ों की खूबसूरती को महफूज रखने का अज़्म करते हैं। पहाड़ों के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। कारोबारी बिरादरी और मईशतदान पीटीआई की सिविल नाफरमानी तहरीक के मंसूबे के खिलाफ सरापा एहतजाज। सिविल नाफरमानी का मतलब पाकिस्तान को पत्थरों के दौर में धकेलने की कोशिश। मुल्क मुश्किल से तरक्की की राह पर गामजन हुआ। धरने और इंतशार की सियासत मुल्की मईशत का गला घोंटने के मुतरादिफ है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आम दुश्मन तहरीक का मुकम्मल बायकॉट करें। पीटीआई की इंतशार की सियासत मुल्क की साख और मईशत दोनों के लिए नुकसानदेह है। ताजर बिरादरी। मोहम्मद यको मार्च तक शाम के निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर। जंगजुओं ने मशरकी शहर दीर अल ज़ोर पर भी कब्जा कर लिया। कुर्द मलेशिया पसपा इसराइल के शाम पर फ़ज़ाई हमले। एयरपोर्ट्स, रेडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम और दीगर मकामात पर बमबारी। पाकिस्तान की इसराइल की जानिब से शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत। शामी इलाकों पर इसराइली कब्जा इंतहाई इश्तियाल अंगेज इक़दाम। सऊदी अरब, कतर और इराक का रद्द अमल। गजा के 79 शहरियों पर इसराइली मजालिम थम न सके। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। 30 फलस्तीनी शहीद और 20 जख्मी। काबिज सेवनी फोर्सेज के नुसरात कैंप पर ताज़ा फ़ज़ाई हमले। 7 शहरी शहीद। फ़ज़ाई बमबारी में भी मुतअद्दिद इमारतें तबाह। गजा में हलाकतों की मजमूई तादाद 44,800 तक जा पहुंची। 1,06,000 जख्मी। पहला T20 जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 11 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी। जनूबी अफ्रीका ने 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 183 रन बनाए। हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 172 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान की 74 रन की इनिंग्स टीम के काम न आई। जनूबी अफ्रीका के जॉर्ज लिंडे की 4 विकेटें। सीरीज का दूसरा मैच जुम्मे को खेला जाएगा। और एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप पाकिस्तानी पावर लिफ्टर नूर दस्तगीर बट ने 40 किलोग्राम वजन उठाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। आलमी चैंपियन ताइवान के वांग पीयू 380 किलोग्राम वजन के साथ दूसरे नंबर पर रहे। रूस के कॉनो वॉल्वो आंद्रे की इवेंट में बतौर न्यूट्रल एथलीट शमूलियत 365 किलोग्राम वजन के साथ तीसरी पोजीशन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं समीना राना। मैं हूं फलकनाज साइन इंटरप्रेटर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
तनकीद से पहले तहकीक और इल्जाम से पहले सबूत, ये सहाफत ही नहीं इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफत और सियासत, रियासत के दो सतून या कारोबारी जिंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। परसू कर रहा है। शुरू में था, आहिस्ता आहिस्ता सारे मिल गए साथ। आपने जबरदस्ती मिला दिया सारों को साथ। आपने कहा नहीं, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, माउंटेन्स में की तरफ जाना ये वाकई आपको हेल्दी करता है? जी बहुत ज्यादा। आप हर चीज प्लान करें, ट्रेन करें उसके लिए। इट्स अ स्पोर्ट, एक्सट्रीम स्पोर्ट है ना, तो इसके इक्विपमेंट है, इसकी ट्रेनिंग है, इसके रूल्स हैं, और आप हम सारे एक दूसरे से सीखते हैं। और जब आप एक साफ माहौल में जाते हैं ना, शहर से दूर, आप अपनी हेल्थ में इतना अच्छा एक वो फील कर रहे होते हैं ना कि आपको प्रॉपर आप इनहेल कर रहे हैं जब वो ऑक्सीजन, तो आपको पता लग रहा होता है कि आप एक क्लीन ऑक्सीजन जो है वो आप इनहेल कर रहे हैं। सो ये वाकई आप शहरों में हम जब रहते हैं, हमने जिस तरह से शहरों की हालत कर दिया, आई रियली विश कि हम अपने पहाड़ों की हालत ऐसी ना करें। वहाँ पर इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं जो कि एक साफ हवा जो है वो इनहेल करें, हम उनकी वो भी हम टॉक्सिक ना कर दें किसी तरीके से, जो यहाँ पर हमने अपने शहरों के हालात कर दिए अब। और ऐसे में अशरफ भाई, कोई जो मैसेज आप देना चाहते हो, कोई बात आप करना चाहते हो, क्योंकि आप इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं पहाड़ों का मसलेदार, कि स्पेशली जो प्लेन एरिया से आते हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं, वहाँ पर जितना इन्फ्लक्स पहाड़ों की तरफ होता है, उसकी वजह से ज़ाहिर है वहाँ का एक जो पूरा माहौल है वो, मैं ये नहीं कहूँगा डिस्टर्ब, लेकिन हाँ वो ऑल्टर होता है, वो चेंज होता है, और ज़ाहिर है आप लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं जो पहाड़ों पर रहते हैं। एनीथिंग जो आप कहना चाहते हो? जो यहाँ से असल क्लाइंबिंग, आजकल अभी क्लाइंबिंग का फ्लो यहाँ पे भी बढ़ गया है सर, तो यहाँ से जो जितने भी लोग आते हैं ना, वो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग करके आना चाहिए। आजकल लोगों का माइंड ये बना हुआ है कि हमने जाके K2 क्लाइंब करके आना है। ये पूरी टीम के लिए खतरनाक हो सकता है। यहाँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिकरदू के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट बन गए हैं जहाँ से आपको प्रॉपर ट्रेन किया जाता है। वहाँ पे जाए, पहले क्लाइंबिंग को सीखे, पहले समझे, फिर सीखे, फिर क्लाइंब करेंगे, तो आप जिनके साथ जाओगे उनके लिए भी मुश्किल नहीं पड़ेगी। और क्लाइंबिंग के ऊपर आप 7000 8000 के ऊपर जाने के बाद आप उस पोजीशन में नहीं रहते कि अगर किसी बंदे के साथ मसला आता है तो आप उसको रेस्क्यू करें, उसको केयर करें, क्योंकि वहाँ पे लोगों को अपनी अपनी पड़ी होती है, क्योंकि वहाँ आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो प्रॉपर सीख के चले जाएंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। ये नहीं कि हमने K2 करना है और यहाँ से नहीं, भी हो रहा है ये, ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर इसका वो जो भी प्रोसेस है वो करके चले। अच्छा, जो प्रोसेस फॉलो नहीं करते उनकी वजह से ज्यादा मसले वहाँ पैदा हो जाते हैं, और जो हम अक्सर हादसात की बात कर रहे होते हैं वो इसी वजह से रिपोर्ट होते हैं? बिल्कुल इसी तरह होता है। अभी आपने देखा कि वो पूरा एक लेन आपकी K2 के ऊपर जा रही है, तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, मैं फंस जाता हूँ, तो मेरी वजह से जो है सारा एक ट्रैक वो आपकी जाम हो जाती है। ये चीजें प्रॉपर हमने सीख के करनी होती है, ये नहीं कि हमने ये जो K2 करके आए, ये बहुत खतरनाक। अच्छा, मेरा ख्याल है इस हवाले से भी ना पॉलिसीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज हम हाईलाइट करते हैं कि कहाँ पर किस दिन की मुनासबत से क्या चीज बेहतर हो सकती है। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी अच्छी सजेशन होगी कि इस हवाले से पॉलिसीज बने, चेक एंड बैलेंस हो, कि आपको एक लाइसेंस इशू किया जाए, एक परमिशन लेटर हो आपके पास जहां पर आपका फिटनेस टेस्ट किया जाए, आपने उससे पहले कितनी चोटियां सर की हुई हैं, सो दैट K2 पर जाने से पहले एक लाइसेंस, एक परमिशन लेटर आपके पास हो, सो दैट हम हादसात से बच सकें। मैं ऐड करना चाह रही हूँ कि हर पहाड़ के लिए लाइसेंस होता है, लाइसेंस लेना होता है। जो मैंने बाकी क्लाइंबर से सीखा, स्पेशली जो पाकिस्तान में इतना नहीं है, जो मैंने बाहर से सीखा एंड विच आई वांट कि हम इम्प्लीमेंट करें, उनकी जैसे लाइसेंस मिलता है, और हम एवरीबडी लैंड्स इन स्कर्दू से हम आगे जाते हैं ना, सिर्फ नांगा पर्वत के लिए थोड़ा सा डिफरेंट जाना पड़ता है। तो जो स्कर्दू में जब लाइसेंस के लिए आते हैं तो कंपलसरी 3 क्लासेस कर दें कि जी ओके, आपने इक्विपमेंट का ये होना चाहिए। जैसे मेरी फ्रेंड्स जो जिनके साथ मैंने क्लाइंबिंग की, और माशाल्लाह बहुत खवातीन करती हैं, हमारा तो पूरा ग्रुप खवातीन का था, तो
जो आई थी उन्होंने कंपलसरी 3 क्लासेस की हुई थी, क्योंकि आपके पास बैग में ये होना चाहिए, सेफ्टी इक्विपमेंट, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, आपने पैर ऐसे रखना है, आपने 3 क्लासेस 1-1, 2-2 घंटे की, एंड वो लाइसेंस के साथ इट्स आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी बन जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के ही ट्रेनर्स स्कर्दू में करेंगे, उनका एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, लाइसेंस के गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, वो और एरिया की बेटरमेंट। आई थिंक लाइसेंस का मसला नहीं, फिर लाइसेंस के बाद ट्रेनिंग जी 2 या 3 दिन की जो क्लाइंबर्स वहाँ पे रहते हैं, यूजुअली अपना सामान लेने के लिए रह रहे होते हैं और अपना इक्विपमेंट पूरा करने के लिए रह रहे होते हैं, तो एक घंटे की क्लासेस कर ले। क्यों नहीं हो रही? तो ये मुश्किल काम नहीं है। वो असल बस है, अभी फैशन हो गया ना, क्लाइंबिंग फैशन हो गया, हकीकत है। तो इसमें बहुत सारी वो हो रही है, तो इसको प्रॉपर समझ के करेंगे तो बेहतरी की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्लाइंबिंग एक फैशन हो गया। क्या वाकई आपने ऐसा देखा किसी को जैसे सिर्फ इसलिए वहां पर आया हो कि उसने चूंकि पोस्ट करने के मैंने कर लिया? मुझे नहीं लगता है कैसे हो सकता है, जान जोखिम में डालना इतना रिस्की यही है। भाई वो देखे ना, मैं इसमें अपने जो हमारे मरहूमिन है उनको हरजाए तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इसको इतना मतलब वो किया है। क्लाइंबिंग को पहले तो कोई जाते नहीं थे, अभी अली सतपारा हो गया, मरहूम वालिद साहब हो गया, एम मुराद रिसली, इनकी वजह से पाकिस्तान की मतलब क्लाइंबिंग कम्युनिटी को इतना फहम मिला है कि अभी तो हर कोई चाह रहा है कि मैं भी K2 में जाऊं और पाकिस्तान का फ्लैग लहराऊं अपनी वो सोशल। ये अभी बहुत पैशन भी तो है ना कि आप K2, मुझे नहीं लगता कि कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए जाता सवाल रखते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? आई मीन K2 अ पैशन और अ फैशन नहीं, मतलब अब क्या सोशल मीडिया इतना हमारे ऊपर सवार हो के हम अपनी जिंदगी का रिस्क लेने को तैयार हैं उसके लिए? हाउ इज इट पॉसिबल? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, स्पेशली पहाड़ों के इर्द गिर्द जो लोग इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, आप जरा कमेंट करके बताएं आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, और स्पेशली वो लोग जो इरादा रखते हैं K2 सर करने का, पहाड़ों पे जाने का, क्या ये वाकई पैशन है? उनके पीछे मोटिवेशन क्या? डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्योंकि ख्वाब होता है K2 सर करना, आपकी मोटिवेशन K2 सर करने के लिए क्या है? पाकिस्तान का प्राइड है K2, एंड ख़वातीन में सिर्फ नाइला ने किया हुआ है, समीना बेग ने किया हुआ है, पाकिस्तानी ख़वातीन करें। देखें हमारा पहाड़ है, हमने सर करना है ना, हमने करके दिखाना है। बाहर से लोग आ रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी का ड्रीम होता है, सो जितना हम करेंगे उतना हमारे मुल्क हाईलाइट होगा। और जब आप काम करते हैं तो आपको अपने बारे में पता चलता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। आपको जितना हम गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं उतना हमें मुल्क के बारे में पता चलता है अपने। सो एंड देन वो जो इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आ रहे होते हैं, वो जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, आप ये देखें ना कि ये कितना इंपॉर्टेंट 2 मुल्कों के लिए होता है कि आपका ताल्लुक बन रहा होता है, आपकी दोस्तियां हो रही होती हैं, व्हिच इज वेरी नाइस। अच्छा, खवातीन के लिए आपने वहाँ पे क्या माहौल देखा है, कितना उनको सपोर्ट किया जाता है, कितना इनकरेजिंग है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि ठीक है हमें पोर्टर्स भी मर्द ज़ाहिर नजर आ रहे होते हैं, गाइड्स में भी हमें ये नजर आ रहा होता है, तो खवातीन के लिए खवातीन गाइड्स का होना या पोर्टर्स या फॉर दैट मैटर वहाँ पे स्टाफ का होना, ये कितना इंपॉर्टेंट है ताकि और खवातीन भी इनकरेज होती हैं, उनको जरा अच्छा माहौल लगता है? हाँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन का फ्लो बढ़ रहा है पाकिस्तान से, बहुत सारी खवातीन क्लाइंबिंग की तरफ आ रही है, बहुत सारी मतलब 6000 7000 की पिक्स पे क्लाइंब करना शुरू किया है। तो अभी अच्छा स्टेप बाय स्टेप आ रही है ना? जी अभी लोकल मतलब वहाँ की फंजा से लड़कियाँ गाइडिंग भी कर रही है, तो बहुत सारी चेंजिंग आई है अभी। तो खवातीन के लिए बहुत सारे वो जो है वो राह खुल गए हैं। और आई थिंक जब एक्सपीडिशन जा रहे ग्रुप है तो उसमें दोनों जेंडर्स का होना भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उधर आपको हर तरह की स्ट्रेंथ्स की जरूरत होती है। तो कुछ स्ट्रेंथ्स फीमेल्स की होती हैं, कुछ मेल्स की होती हैं, और वो स्ट्रेंथ्स को मिलके एक यूनिटी के साथ आपको ग्रुप में जाना होता है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा अशरफ, अपने अंदर क्या चेंज आता है जब आप पहाड़ पर जाते हैं? कोई एक गोल सेट किया हुआ है, कोई आपने चोटी अगर सर करनी है, क्या डिसिप्लिन आता है? जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बताया कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चलता है, आपके अंदर कितना चेंज आया? बिल्कुल, वहाँ पे मतलब 100% जो है ना वो आपका दिमाग, सारा चीजें यहाँ से आपने करनी होती है। अगर ये आप ओपन रखते हैं ना तो आपकी हर चीजें जो है वो आपको आसानी हो जाती है। आप सोचेंगे कि यार ये इतना है मैं नहीं कर पाऊंगा, उसी टाइम आपकी एनर्जी 60 पे है ना वो आप नीचे आ जाते हैं, सीधा 30 पे आ जाती है। तो अब यहाँ दिमाग को बहुत खुला रखना है, वहाँ पे सारे फैसले जो है वो मतलब अच्छी उसमें करनी है कि भाई मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ये सोच रखनी है। वहाँ पे आपकी एनर्जी, आप जा रहे हैं, डर लगती है ना आपको कहीं पे, यकीन करें आपकी 100 पे आप एनर्जी वो करके जा रहे हैं ना, जहाँ पे आप डरना शुरू हो जाते हैं वहीं पे आप एकदम 50 पे आ जाते हैं। तो आप इसी पे अंदाजा लगे, तो वहाँ पे आपको कूल होके काम करना पड़ता है। ओके, बिल्कुल।
اور اشرف اگر کوئی ہمیں سن رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ K2 تو ظاہر ہے بالکل میں کہوں گا کہ بہت آگے کی گیم ہے, ظاہر اسٹیپ بائی اسٹیپ, maybe starting from Trail 5 of Islamabad. I must say that. Exactly, हमने trail, why not? हाँ, बिल्कुल हमने ऐसे start किया. For so many of us, Trail 5 पूरा जाना वो भी sometimes it's tough. Steps क्या होने चाहिए, कितने साल का goal set करना चाहिए और क्या steps होंगे? अच्छा पहले ये, फिर ये, फिर ये, पैसे जमा करने के साथ 6,000 से शुरू करनी चाहिए. अगर आपका इरादा 8,000 का करना है तो आप 6,000 से शुरू करोगे تو آپ کی اسٹیمنا اس حساب سے بنتی جائے گی. ایک دم آپ 8,000 پہ چلے جائیں گے نہیں جا سکتے تو پھر بہت آپ سمجھو پوری ٹیم کے لیے مشکلات کا وہ کر. اب پہلے 6 کرے, 5 سے شروع کرے, 5,000 کرے, پھر 6 کرے, پھر 7 کرے, 7 کے بعد آپ 8 کی طرف جائیں گے تو آپ کی وہ جو باڈی ہے اس ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو اتنی مشکلات نہیں ہوتی ہے. تو آپ نے نیچے سے ہی شروع کرنا ہے, یہ نہیں کہ ڈائریکٹ جا کے میں K2 پہ کروں تو پھر وہ ریئلسٹک گول آپ نے سیٹ کرنا ہے, ادروائز آپ کی جان کو رسک بھی ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی ٹریننگ کرتی جانے ہوتا ہے. بالکل جیسے میں نے اسٹارٹ کیا تھا 6,000 سے خسرگنج جو تھا اس کے لیے ہمیں 5 کلومیٹر رن کے لیے اپنے آپ کو باڈی کو پریپیئر کرنے کے لیے تھا, اور 8,000 کے لیے ہاف میراتھن کیا, 21 کلومیٹر رن کر کے تیار کیا تھا. اور ساتھ میں یہی بالکل اوور 5 ایئرس سلو کر کے. اور جیسے میں نے کہا کہ 8,000 کی میری اچیومنٹ یہ ہے کہ بیفور آئی ہیڈ اے ریئلی بیڈ رائٹ نی, اور میں نے اپنی ٹریننگ کر کے اور اپنا ایکسرسائزز کر کے اور اپنی نیوٹریشن اور ہر چیز جو سیکھ کے یہ بالکل الحمدللہ جو فٹنس ہے امپورٹنٹ ہے. فٹنس کے لیے آپ جتنی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں وہ آپ کرنی چاہیے, اور پروفیشنل ہیلپ لینی بھی امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحبہ آخر میں ضرور بتائیں, جو اس وقت بچیاں دیکھ رہی ہیں, جو خواتین دیکھ رہی ہیں, جو اس پیشن کو پرسو کرنا چاہتی ہیں اور ابھی آپ لوگوں سے انسپائر ہو کے اس کو شروع کرنا چاہتی ہیں, ان کو آپ کیا میسج دیں گے؟ ابھی بھی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں سمینہ بیگ ہمارے پاس ہیں, نائلہ کیانی ہیں, اور بھی کچھ نام ہیں, لیکن سٹل ہمیں مزید خواتین کی ضرورت ہے جو کہ اس فیلڈ میں آئیں, جو اس پیشن کو پرسو کریں. کیا میسج دیں گے؟ پاکستان 50% خواتین ہیں, ہمیں خواتین ہر فیلڈ میں چاہیے. ماشاءاللہ آپ ہیں جیسے دیکھیں ہر فیلڈ میں چاہیے ہمیں. سو آہستہ آہستہ زیادہ کریں. پاکستان میں جیسے اسلام آباد میں تو ٹریل 3 سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹریل 3 اور ٹریل 5 سے اسٹارٹ کریں. اور ہم نے اسٹارٹ کیا پہلے ہائکنگ ٹریل سے, جو جیسے K2 بیس کیمپ تک, کنکارڈیا تک. یہ تو جب میں دبئی میں کام کرتی تھی میرے ساتھ آسٹرین اینڈ جرمن اینڈ دنیا جہاں کے وہ ہوتے تھے, سرجنز ہوتے تھے, اور ان کا ہوتا تھا کہ اینڈ انہوں نے ساری دنیا دیکھی تھی, اور ان کا ہوتا تھا کہ ہمارا ڈریم ہے K2 بیس کیمپ تک جانا. سو سلولی اسٹارٹ کریں, ٹریک سے, ٹریل سے, ہائکنگ کریں. چھوٹے چھوٹے بہت زبردست ہائکنگ ٹریلز ہیں, بہت اچھی ٹور کمپنیز ہیں, اور آہستہ آہستہ زیادہ کرتے جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کریں. ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے اس پیشن کو اگر آپ نے پرسو کرنا ہے تو بعد میں چاہے کوئی قید فیشن, آپ سوچ لیں آپ نے کیا کرنا ہے. مطلب ہو سکتا ہے کسی کے لیے ہو بھی فیشن, جس طرح آپ نے کہا, کیسے کوئی جان جوخم میں ڈالتا ہے, بٹ ہاں ایک ٹرینڈ ہم کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا کا نظر بھی آ سکتا ہے. بٹ اسٹل اٹس ویری ٹف, اٹس چیلنجنگ. لیکن جو کر رہے ہیں ان کو ہم آج سپورٹ بھی کرتے ہیں, انکریج بھی کرتے ہیں, اور ان کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پہاڑوں کی طرف لوگوں کا رخ بھی ہو رہا ہے, ہمارے پہاڑوں کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں. بلکہ ماؤنٹین ڈپلومیسی میں ایسے کہہ دیتا ہوں, بیکاز ظاہر ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل ٹورسٹ کا آنا, ماؤنٹینئرز کا یا کلائمبرز کا آنا, آپس میں تعلقات, تو یہ ملکوں کو جوڑتا ہے, رابطوں کو بڑھاتا ہے, تعلقات کو فروغ دیتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار جوائننگ اس ٹوڈے آن دس ڈے. اشرف بھائی بہت شکریہ, اینڈ آل دا بیسٹ آپ دونوں کے لیے. جو بھی نیکسٹ آپ کا پلان ہے, ود آکسیجن, وداؤٹ آکسیجن, نو میٹر واٹ, وٹ ایور یور پلان از, آل دا بیسٹ فار دیٹ. ناظرین بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. دس از رائزنگ پاکستان. صبح 8 بجے سے 9 بجے تک کی نشریات کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سینسوڈائن. سینسوڈائن ریپڈ ایکشن صرف 60 سیکنڈز میں آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. پیشنٹس واپس آ کے بتاتے ہیں اٹ ورکس. سلجھا ٹوٹا پھوٹا آوے کا اس طرح لوگوں کی سیمٹ کے گٹو کی طرح. میری بھابھی
آپ میری جائیداد بھی اپنے نام لکھ لیں, دولت بھی لکھ لیں. بارش میں کھڑا ہو کے پی رہا تھا. آجا. یہ کیا لگ گیا. پتر ایسے ہی لگانا ہے. شاباش, تم سمجھ گئے. اس خوشی میں کھانا ہوگا آپ کے جانے کے بعد. میرا علاج ادھر ہی کر. کیا ہوا جی آپ کو؟ بی پی لو رہی. دادا جی کیا ہوا؟ بی پی لو رہی. میرا نادر, میرا بیٹا, میرا پتر. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کون ہیں, کہ آپ کی شناخت کیا ہے؟ اس جگہ کی کہانی کو زندہ رکھنا اصل میں کنزرویشن آف ہیریٹیج ہوتا ہے. مجھے تیرا خیال ہی بہت ہے. چل پگلی, مجھے پتا ہے تیرے پاس ڈیٹا بہت ہے. جب یو فون 4G کی ڈیجیٹل میگا آفر پہ ملے 200 GB ڈیٹا تو ہر دل بولے ڈیٹا بہت ہے. سینسرائن ریپڈ ایکشن صرف 60 سیکنڈز میں آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسرائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. پیشنٹس واپس آ کے بتاتے ہیں اٹ ورکس. ہفتے میں کتنا کچھ بدل جاتا ہے. اب ہفتے کی کوئی اپڈیٹ مس نہیں ہوگی جب چلے گا زونگ ویکلی ڈیجیٹل میکس. 100 GB ڈیٹا, لاتعداد کالز اور SMS. رہو اپڈیٹڈ اینڈ لیٹس گیٹ ڈیجیٹل ود زونگ 4G. 50 برس بیت گئے. آنسوؤں اور خون کے سمندر میں محبت کی ایک داستان یہیں بنگال ڈھاکہ یونیورسٹی میں لکھی گئی. زینت اور نظام الدین کی کہانی. جو الفاظ سے ادا ہو جائے مگر آنکھوں سے بیان نہ ہو تو وہ پھر پیار تو نہ ہوا. ہمارا اور ان کا خون جدا تھا, جدا ہے, جدا رہے گا. پاکستان سے میرا وشواس اٹھ گیا ہے. ایک جنگ شلا بنگال کے نام. سب کا خون بہے گا, سب کا. ہم بنگلہ دیش کے جنم کی گھوشنا کرتے ہیں. زینت کے بغیر زندگی تو نہ ہوئی نا. محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. بنگلہ دیش پر آپ کا ادھیکار ہو گیا ہے. انتظار کرتے ہیں ویکنڈ کا, اور ویکنڈ
वीकेंड एट होम के बगैर है नामुकम्मल। जिसमें हम जानते हैं सितारों का हाल, सेहत की टिप्स और मुलाकात होती है आपकी मुख्तलिफ शोबों के नुमाया अफराद से। होगी मुलाकात आपकी फिल्म टीवी के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से। और होगी लाइव सिंगिंग। कंप्लीट पैकेज ऑफ वीकेंड। तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार सिर्फ पीटीवी होम पर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार कहते हैं खुश आमदीद। और अब बात करते हैं वीलॉगिंग की। और जब हम बात वीलॉगिंग की कर रहे हैं या वीलॉगर्स की कर रहे हैं तो उसमें नजर आता है अच्छा कुछ वीलॉगर्स ने जैसे कि हम देखते हैं कि अपना अपना जॉनरा अपना अपनी अपनी डोमेन होते हैं। कोई फूड की तरफ होता है, कोई ट्रैवल की तरफ होता है। ऐसे में कुछ लोग हैं जो कि तारीखी विरसे को भी कैप्चर कर रहे होते हैं, उसको डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं। फॉर मी इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स यूनिक और ये खिदमत भी होती है कि आप अपने तारीखी विरसे को ना सिर्फ कैप्चर करके उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, बल्कि आप उसको वाकई महफूज भी कर रहे हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम शुएब, जब हम कहते हैं ना कि हिस्टोरिकल प्लेसेस, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, सो आपको नए मीडियम के थ्रू जो है उनको सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोशल मीडिया से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर हर वक्त हम स्क्रॉलिंग करते हैं, हम एक्टिव होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पर ऐसा इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव कंटेंट जो है क्रिएट किया जाए, सो दैट हमारे जो यंगस्टर्स हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें एंड देन वो अपनी जो तारीखी विरसा है हमारा उसके बारे में कुछ सीख सकें। एब्सोल्युटली। तो आज हम इसी मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे और एक जबरदस्त व्लॉगर ने हमें ज्वाइन किया है, हम्बल अख्तर इनका नाम है और कई अरसे से ये न सिर्फ ट्विन सिटीज बल्कि आसपास दीगर शहरों में जाके वहाँ पे जो सकाफती विरसा है वो आप तक पहुँचाते भी हैं। हम्बल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, आई एम डूइंग फाइन, थैंक यू। व्लॉगिंग का शौक कैसे पैदा हुआ? बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन क्रिएटिव आर्ट डायरेक्टर हूँ। राइट। तो आर्ट से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है हमेशा से। व्लॉगिंग का तो शौक था, मुझे डॉक्यूमेंट्री में बनाया करता था। बेसिकली मैंने सबसे पहली जो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था हेरिटेज से, दैट वाज इन 1997। जहाँ मैं एक कंपनी में काम करता था तो हमने यूनेस्को के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान को कवर किया। जितनी भी यूनेस्को की हेरिटेज की साइट्स हैं उनको हमने दिखाया था, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान में क्या ज़ुबानें बोली जाती हैं, क्या रिलीजन्स हैं, कौन सी हिस्टोरिकल प्लेसेस, सबको कवर किया। नाइस। तो इट वन सेकंड प्राइज इन केरल एग्जीबिशन 2000, डॉक्टर कबीर खान से मुझे अवार्ड मिला था। माशाल्लाह। तो उसके बाद ये था कि फिर मैं अपने प्रोफेशन की तरफ चला गया। बीच में फिर ऑफिस के साथ साथ जब मैं जो मेन चीज़ थी ना वो क्यूरियोसिटी थी, मैं हेरिटेज की तरफ क्यों आया था। अब जैसे बाबू मोहल्ला एक नाम है, तो वाई इट इज़ कॉल्ड बाबू मोहल्ला, मैसी गेट, वाई इट इज़ कॉल्ड मैसी गेट, सिमली डैम, वाई इज इट कॉल्ड सिमली डैम। पिंडी में या इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में सिमली नाम तो कॉमन नहीं है। ठीक है, कुरी रोड को कुरी रोड क्यों कहते हैं? तो ये सवाल मेरे जहन में थे, इस जगह का नाम ऐसे क्यों है। उसकी जब मैंने थोड़ी सी खोज लगाई, डिग डिग किया, तो मुझे पता चलना शुरू हुई चीज़ें। तो मैंने कहा इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। अब बाबू मोहल्ले को बाबू मोहल्ले क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर जितने भी बंगाली, इंडियन और मुस्लिम से हिंदू वगैरह होते थे वो सेक्रेटेरिएट में जॉब करते थे, जिसको कलकत्ता ऑफिस कहते थे, जो इस टाइम पिंडी में मौजूद है। तो वहाँ पर जो लोग होते थे उनको बाबू कहा जाता था। तो उस मोहल्ले में वो लोग रहा करते थे, इसलिए इसको बाबू मोहल्ला नाम पड़ा। अब हाथी चौक की बड़ी अजीब हिस्ट्री थी, हाथी क्यों भाई, घोड़ा क्यों नहीं, गधा क्यों नहीं, फॉर एग्जाम्पल। अब वहाँ पर क्या था, वहाँ पर महाराजों के हाथी बंधा करते थे उस चौक पर। ओके। क्योंकि वो फिर सामान उठा के ले जाया करते थे कश्मीर की तरफ। ठीक है। तो बड़े बड़े गैरेजेस थे जहाँ पर हाथी होते थे। और कुछ रवायात में ये भी है कि वहाँ पर जो हिंदुओं की देवता है गणेश, उनकी मूर्ति लगी हुई थी। बट इट्स वेरी वीक रवायत।
ٹھیک ہے. تو اس لیے ان جگہوں کے نام ہیں. تو پھر میں نے اس کو ڈاکومنٹ کیا. یہ ہسٹری مجھے میرے والد نے بتائی تھی ساری. تو آپ نے سب ڈاکومنٹ کرنا شروع کر دیا. میں نے بہت سے نام آنا شروع ہو گئے راولپنڈی کو اسپیشلی دیکھتے ہوئے. تو میں پوچھتا ہوں راجہ بازار کو راجہ بازار کیوں کہتے ہیں؟ وہ راجہ, یہ جو راجہ کشمیر سنگھ تھا نا, اس نے یہ بازار آباد کیا تھا, تو راجہ کے نام پہ راجہ بازار تھا. اس طرح کی چیزیں. اب سملی ڈیم کی بڑی عجیب ہسٹری ہے. جی, سملی ایک پرنسس کا نام تھا, وہ ہندو پرنسس تھی. اینڈ شی کمیٹڈ سوسائڈ ان دیٹ ریور. سملی ریور میں اس نے سوسائڈ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی دریودھن جو تھا نا, مہابھارت کا کیریکٹر, اس کی بیٹی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں راجہ سنگن کی بیٹی تھی. اس کی وجہ سے اس کا نام سملی ڈیم پڑا تھا. جب وہ مر گئی تھی نا, ہمارے یہاں ہوتا ہے مرنے کے بعد آپ کو عزت ملتی ہے, تو مرنے کے بعد اس کو دیوی کا رتبہ انہوں نے دے دیا, تو وہ سملی اس لیے نام پڑا تھا. اب یہ ہسٹری بہت کم لوگوں کو پتا تھی. تو جب میں نے اس کو ڈاکومنٹ کیا تو پھر میں نے اس کو اے آئی کو یوز کرتے ہوئے اپنے فارم میں اس کو دکھایا. اچھا, ٹیکنالوجی کا استعمال اور پھر ٹیکنالوجی کے تھرو پروموٹ کرنا, یہ کتنی زبردستی بات ہے. ویسے میرے مائنڈ میں اتنے سارے نام آ رہے ہیں. اچھا دیکھیے, ویسے واقعی شعیب ہم نے کبھی غور نہیں کیا کبھی. بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم نے کبھی کیوریس ہی نہیں. راولپنڈی کو راولپنڈی کیوں کہتے ہیں؟ راول بھپا کے نام پہ تھا. ٹھیک ہے. راول پنڈی جو ہے نا, یہ پنڈ لوگ کہتے ہیں. جب میں ان سے گیا نا نیشنل کالج آف آرٹ لاہور, تو وہاں پر میں 6 سال لاہور رہا. آرٹس کالج سے بھی تعلق رہا میرا. میری اپنی وائف ہنر کا کی پڑھی ہوئی ہے. اچھا, اب کیا ہوا, یہ لوگ کہتے تھے تم پنڈ سے آئے ہو, تو مجھے بڑا برا لگتا تھا. میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. پنڈی جو ہے نا, یہ قربان گاہ کا نام ہوتا ہے. یہاں پر دیوی دیوتاؤں کے لیے قربانیاں ہوتی تھیں, اس لیے اس کو پنڈی کہتے تھے. تو راول بھپا نے اس کو آباد کیا تھا, تو پنڈی تو راول پنڈی بنتا ہے. باقی جو باتیں ہیں نا مشہور, وہ غلط العام ہے. دوز آر ناٹ کریکٹ. ٹھیک ہے نا, یہ اصل کہانی یہ ہے اس کی. جی, بٹ سر پنڈ سے بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. اٹس ناٹ اے پرابلم. میں یہ نہیں کہہ رہا, وہ ایک ہوتا ہے نا لوگ آپ کو ذرا جان کے وہ کرتے ہیں, بولی کر رہے ہوتے ہیں. اب راول پنڈی جو ہے نا, میں راول پنڈی کیوں ویڈیوز بناتا ہوں, راول پنڈی زیادہ, اس کی ہسٹری بہت زیادہ رچ ہے, بہت زیادہ ملٹی کلچرل ہے. ہندو, سکھ, عیسائی, آپ کے جین مذہب کے لوگ یہاں سب رہ چکے ہیں. اور یہ جو آپ کے پرانے علاقے ہیں نا, خاص طور پہ بھابرا بازار ہو گیا, آپ کا راجہ بازار ہو گیا, اگر آپ گول منڈی کو دیکھیں, آپ بڑے بیکورڈ علاقے کنسیڈر ہوتے ہیں. یہ پوش سوسائٹیز میں آتے تھے. آپ سمجھ لیں ڈی ایچ اے بحریہ تھے 100 سال پہلے یہ. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا کہ جب میں نے اب میرے ذہن میں یہ بات کیسے آئی کہ یار میں جب دیکھا کرتا تھا نا جا کے پرانی بلڈنگز, بھابڑا بازار گیا, میں گزرتا تھا کالج, گورڈن کالج کا پڑھا ہوا ہوں, تو وہاں ساتھ یہ ساری جگہ ہم کبھی جاتے تھے, تو ہم کہتے تھے یار یہ اتنی خوبصورت بلڈنگز ہیں 150 سال بعد بھی, جب یہ نہیں بنی ہوں گی تو اب یہ کیسی ہوں. اور وہ ایسی بلڈنگ ہے کہ پنڈی سٹی میں, راولپنڈی سٹی میں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈی ایچ اے بحریہ کے ہاؤسز کی بات نہیں کر رہا. پرانے گھر دیکھیں نا 60s 70s کے, وہ اتنے خوبصورت نہیں ہیں جتنے 150 سال پرانے گھر ہیں. تو اب یہ سوچنے کی, جیسا آپ نے یہ سیٹ بنایا نا, اٹس ویری بیوٹیفل. ٹھیک ہے, آپ نے ہر چیز بڑی سوچ کے بنائی ہے. یہ شینڈلیئر یہاں پر لگانا ہے, یہ ٹیبل یہاں پلیس کرنی. اسی طرح وہ گھر بھی کسی نے بڑی سوچ سمجھ کے بنائے تھے. اب وہ اتنے خوبصورت گھر ہیں, اور جب آپ اس کو دیکھتے نا, آپ کو ایک چیز کی اور ریئلائزیشن ہوتی ہے. جب آپ بڑی محنت سے ایک چیز بناتے ہیں نا, گھر بڑا ایک خواب ہوتا ہے لوگوں کا, گھر بنانا ہے, خوبصورت گھر بنانا ہے, اس میں یہ لگاؤں گا, یوں کروں گا, بالکل ایسے ہی, پھر آپ کو ایک دم چھوڑ کے جانا پڑے, تو وہ بڑی عجیب فیلنگ ہے. تو جب میں ادھر گیا تھا, وہاں پر جو لوگ رہتے تھے, بھابڑے رہتے تھے, جو جین برادری کے تھے, صراف ہوتے تھے, گولڈ کا کام کرتے تھے, امیر لوگ ہوتے تھے, سیٹھ لوگ ہوتے تھے, سوجن سنگھ, ٹھیک ہے نا, سوہن سنگھ, یہ بڑے امیر لوگ تھے. آپ سمجھ لیں پنڈی کو اون کرتے تھے ایک طرح سے. سیگل فیملی, ٹھیک ہے, دے ور ریچ پیپل. انہوں نے پورے پنڈی میں جو بڑی بڑی بلڈنگ انہیں کی بنائی. یہ فاطمہ جناح جو آپ کی یونیورسٹی ہے, یہ سوجن سنگھ کی ہے. ٹھیک ہے نا, سوہن سنگھ یہاں رہتا تھا. باغ سردارہ جو ہے وہ سوجن سنگھ کی بیٹی تھی, سردارہ جو تھی. تو یہ اس لیے نام بھی پڑتے ہیں, اور یہ جگہ بڑی ہی کلچرلی رچ بھی تھی, اور بڑی امیر لوگوں کی جگہ. اور آپ کے لیے تو بہت کام ہے یہاں کرنے کو, کیونکہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کلچرلی ویری رچ راولپنڈی, اور اس میں تو آئی تھنک آپ کو ہر گلی, ہر محلے میں, ہر چوک چوراہے میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ضرور ہوگا. اچھا, موتی محل کو موتی محل کیوں کہتے ہیں؟ جو موتی بازار ہے نا, بیسیکلی موتی بازار کے نام سے میرا خیال ہے موتی محل ہے. اب موتی بازار کی بڑی عجیب ہسٹری ہے. ہی واز اے ہیرو. ٹھیک ہے, موتی جو تھا نا, موتی لال آپ کہہ لیں اسے. ہوتا کیا تھا, ہندوؤں میں ایک رسم تھی ستی کی, جس میں بیوی کو ساتھ ہی شوہر جیسے ہی بیچارہ جاتا ہے دنیا سے, اس کو بھی جلا دیتے ہیں کہ بھئی تیرا کام ختم. ٹھیک ہے. اب جو عورتیں اس رسم سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے بھاگتی تھیں, تو موتی لال ایک صاحب تھے موتی بازار میں, ان کا آشرم تھا, وہاں پر پناہ لیتی تھیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا تھا کہ وہاں پر جب وہ پناہ لیتی تھی, تو وہ اب ان کو اپنا گزراقات بھی کرنا ہے, زندگی کی کمائی بھی کرنی ہے, دے شوڈ بی ایبل ٹو جنریٹ انکم.
उसने इनको एम्पावर किया था। ओके। वो जो कशीदा कारी या छोटे मोटे काम, हार बनाना, वो चीजें करती थी, बाहर इनके स्टॉल लगे हुए होते थे। वहां से वो मोती बाजार फिर शुरू हुआ था। ओके। वहां से बुनियाद पड़ी। और उसी के पास है बन्नी चौक। बन्नी की बड़ी प्यारी हिस्ट्री है। प्लीज। बन्नी की बेसिकली सबसे पहले मैंने ही वीडियो बनाई थी, बाबू मोहल्ले की भी और बन्नी की भी। ठीक है। माई वीरू दी बन्नी, बन्नी कहते हैं तालाब को जहाँ पानी होता है। अब हिंदू सिख जहाँ भी रहते थे ना, ये बड़े अच्छे अच्छे तालाब बनाते थे। अच्छा, एक चीज हमें क्लियर कर लेनी है, हम लोगों के कॉन्सेप्ट जो हमें दिया जाता है ना, ये नापाक होते हैं या ये इस तरह गलत लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर जगह पे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो ये तालाब जरूर बनाते थे जहाँ ये सुबह स्नान करते थे। तो बन्नी में वो तालाब था, वो तालाब का नाम था। माई वीरू कौन थी? जो उस तालाब की केयर टेकर थी। ओके। वो उस तालाब को साफ रखती थी, वो उसकी केयर तो नहीं है ना? नहीं, उस पर मार्केट बन चुकी है। ओके। ठीक है। तो उस तालाब को जब उसको जो उसने रखा, उसके नाम से माई वीरू वो मशहूर हुई थी। शी वॉज अ पायस वुमन, हिंदू थी। जो सामने उसके तांगा स्टैंड है ना बन्नी में, उधर वो रहा करती थी अपने शौहर के साथ। ओके। तो इसलिए बन्नी नाम है उसे। और साथ ही करतारपुरा सिखों का इलाका था। यहाँ पर जो ताजिर थे ना सिखों में, ट्रेडर्स थे, वो रहा करते थे। जो खत्री हिंदू थे और ताजिर सिख थे। साथ ही ये जो सैदपुरी गेट है, ये भी इंतहाई रिच इलाका था। ओके। फिर बावड़ा बाजार आ जाता है, फिर सारे इलाके आ जाते हैं। अच्छा। राजा बाजार में इनके कारोबार थे सबके। ओके। इतने पुराने बाजार, वो तो खैर जब आप विजिट करते हैं उन बाजारों को, तो आपको उनकी जो गलियां वहां पर जाके भी अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखें, वो चौबारे देखें, तो आपको अंदाजा होता है कितने पुराने। अच्छा, वो हम लगता है कि आज पूरे रावलपिंडी को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि रावलपिंडी का एक इलाका, उसकी हिस्ट्री क्या, मरी रोड की हिस्ट्री क्या है, जस्ट बिकॉज के इसका रुख मरी की तरफ है। दैट्स इट। अच्छा, मरी रोड पहले मेन रोड नहीं हुआ करता था। ये कश्मीर रोड जो था ना, जिसको डलहौजी रोड कहते थे, ये मेन रोड होता था। अच्छा जी। कश्मीर रोड याद आ रहा है? सिंपल वैसे क्या कुछ जगह याद आ रही जो आप सोच रहे हैं? माइंड में इतनी सारी है, मतलब देखिए ना, कश्मीर रोड को कश्मीर क्यों कह रहे हैं? कश्मीर तक जाता है। कश्मीर तक जाती है। अब कश्मीरी बाजार में कश्मीर के ताजिर आके अपना सामान बेचा करते थे, इसलिए दैट्स। एंड देन गुवाहाटी बाजार। गुवाहाटी बाजार का मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। शुक्र है, कोई सवाल हमने ऐसा किया कि सर ने वहां पे कहा कि नहीं वो नहीं, बिकॉज उन्होंने माशाल्लाह काम इतना किया। चलो नेक्स्ट सर गुवाहाटी बाजार पे आप कर सकते हैं, हमने एक आइडिया दे दिया है आपको। ये सारा कुछ आपके फादर की तरफ से आपको मिला या आप इसमें ज्यादा कुछ रिसर्च खुद करनी पड़ी? रिसर्च बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। अभी नॉर्मली ये होता है, जो मैंने देखा, स्क्रिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी वाइफ मेरे साथ स्क्रिप्ट लिखती है बैठ के, मेरा सारा उसमें रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होता कि आपने किसी की वीडियो देखी, किसी और की देखी, दो चीजें यहाँ से उठाई, आपने अपनी मिक्स करके बना दी। दैट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच प्रोफेशनली। ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता वो बात ऑथेंटिक है कि नहीं। एब्सोल्युटली। अब आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। पिंडी में एक इलाका है जहाँ पर एक घर है जिसको यहूदियों घर मशहूर किया हुआ है, क्योंकि उस पर स्टार ऑफ डेविड बना हुआ। ओके। ठीक है। अब उस पर 3-4 वीडियोस लोग बना चुके हैं। अच्छा, मैं उसके ओनर को जानता हूँ जिसने वो घर बनाया था। ही इज अ मुस्लिम। ओके। 1950s में उसने घर बनाया था। 1950s में देयर वाज नो ज्यू इन रावलपिंडी। ओके। ठीक है। तो वो कह रहा, भाई मुझे कहा से तुमने यहूदी, मेरे दादा को तुमने कैसे यहूदी डिक्लेयर कर दिया? अब उस पर वीडियोस बन रही हैं। ओके। स्टार ऑफ डेविड जो ये एक डिजाइन एलिमेंट है। ठीक है, पहली बात ये है। ठीक है। इसको हिंदुइज्म में भी है, जैनिज्म में भी है। षटकोना कहते हैं इसको, सतकोना। ठीक है। ठीक है। तो उसको उसने एज अ डिजाइन एलिमेंट बनाया उन्होंने उसको यहूदी घर पर। और स्टिल वीडियोस बन रही हैं। अगेन देखिए कितनी इरिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंटेंट हो रहा है। इसीलिए मैं बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्सिबल कंटेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसका वाकई फुकदान है कि रिसर्च के साथ अगर आप कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने खिदमत भी की है। ये जो आपने साथ कहा ना कि कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा कि जो भाभी हैं वो स्क्रिप्ट में बहुत काम करती हैं, तो इसका मतलब है आपके पीछे सारा तो काम भाभी कर रही है। एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का 100%। आप देखिए, मैं जॉब करता हूँ, 9 to 6 में जॉब करता हूँ। ठीक है। मेरे पास सिर्फ वीकेंड्स का टाइम होता है वीडियोस पे काम करने के लिए। अब मेरे अपने जो दोनों बेटे हैं वो कैमरे के पीछे होते हैं। ओके। सिनेमेटोग्राफर है, एक मेरे साथ डायरेक्शन में है। पूरी फैमिली को लगा दिया एक काम। मैं कहा गेम्स खेलने से बेहतर ये कर लो। ये बहुत अच्छा, ये तो वेरी नाइस। एक क्रिएटिव काम भी है, प्रोडक्टिव काम भी है, वो सीख भी रहे हैं। और जिस तरह आज के दौर में हम देखते हैं कि डिजिटल मीडियम्स में इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम एज वेल, और उसमें क्रिएटिविटी के साथ एंड रिस्पांसिबिलिटी के साथ ये भी बहुत चीज इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट भी हो लोगों का उस तरह से। वरना बच्चों को स्पेशली जो आप कह रहे हैं ना कि बेटों को आपने कितना मुश्किल होता है घसीट के ले जाना पड़ता है, स्पेशली जब वीडियोस हिस्टोरिकल वीडियोस हो, तो कैसे इंटरेस्ट डेवलप होता है? नहीं, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया क्योंकि जब क्यूरियोसिटी, मैंने आपको बताया ना, मेरा एक जुमला था जो मैंने वीडियो में यूज किया था कि छुपी हुई दुनियाओं के दरवाजे खोलने के लिए तजस्सुस से बेहतर कोई चाबी नहीं। वाह, छुपी हुई दुनियाओं के दरवाजे खोलने के लिए तजस्सुस से बेहतर कोई चाबी नहीं। ब्रिलियंट।
जबरदस्त, ये तो एक पैगाम भी आप सबके लिए है सबके लिए। और शोएब मैं तो इस सेगमेंट से थोड़ा सा मैं इंस्पायर हुई हूँ, आप लोग भी जरा इस पे फीडबैक हमें जरूर दे। आई वुड लव कि हम एक सेगमेंट डिजाइन करें हर वीक के लिए जहां पर हम एक एरिया जो है उसकी हिस्ट्री जो है उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हो, और आप लोग भी वो सजेशन जरूर दे। रावलपिंडी इस्लामाबाद से निकल के पाकिस्तान के कोई भी ऐसे इंटरेस्टिंग नाम आपको किसी जगह का, उसकी कोई हिस्टोरिकल उसकी कोई हिस्ट्री है, उसकी तारीखी अहमियत क्या है, उसके बारे में हम जरूर बात किया करें। सो आप हमें व्हाट्सएप भी करें, आप हमें जरूर बताएं जगहों का भी, और उस जगह के बारे में आप क्या जानते हैं, सो वो हमें जरूर बताएं। मेरा ख्याल है बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, डिफरेंट अप्रोचेस भी आएंगी, बहुत सी नई नई कहानियां भी आएंगी, और मिथ्स भी पता लगेंगे, मिथ्स पता चलेंगी, और उसमें हो सकता है कि फिर सामने आए कि अच्छा हकीकत क्या है और अफसाना इसमें क्या है। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे, अपने काम से मुतालिक हमसे डिस्कस कर रहे थे। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं। Кейін қалған елімді көрерім екем ай. ये 10 कबीले 10 उंगलियों के मानिंद हैं जो एक ताकतवर मुट्ठी की सूरत बना सकते हैं। अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो फिर मारे जाओगे। तुम्हें बिल्कुल ऐसे वार करना है। हुजूर अली मकाम, उन्होंने आपको यकीन दहानी करवाई थी कि आप बेफिक्र रहें। आपका दुश्मन एक है और वो है खान अबुल खैर। मैं तुम्हारी जुबान से कभी भी अपने सामने उस गद्दार का नाम ना सुनूं। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब रंग बिखेरने का वक्त हुआ जाता है, खूबसूरत रंग जिसे कहते हैं। अच्छा, अब रंग बिखेरने की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो वो उसका भी एक सलीका होता है, और जिसको वो सलीका आता है उसको हम कहते हैं आर्टिस्ट। कि एक आर्ट है कि किस तरह से उस आर्टिस्ट ने रंगों को बिखेरा है, कि वो एक सीक्वेंस लग रहा है और वो कोई ना कोई चीज़ तख्लीक कर रहा है आर्टिस्ट। सो एक ऐसे आर्टिस्ट हमारे साथ वक्त मौजूद है, बड़ी ज़बरदस्त उनकी पेंटिंग से, अदब से उनका बहुत लगाव है, रानीपुर से उनका ताल्लुक है, और
اور ظاہر سی بات ہے جب ان کا آپ آرٹ ورک دیکھتے ہیں تو اس آرٹ ورک میں ایک ادب کی جھلک آپ کو بہت زیادہ ملتی ہے. مختلف متعدد اعزازات ہیں جو کہ وہ اپنے نام کر بھی چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عقیل سولنگی صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. بہت شکریہ عقیل صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیں کہ اس سفر کس طرح سے شروع ہوا, آغاز کس طرح ہوا آرٹ کا؟ میری رنگوں کی دنیا کا سفر بچپن میں ہی میرے گھر سے ہی شروع ہوا. میری جس طرح سندھ میں ایک روایت ہے رلی بنانے کی اور ایمبرائڈری وہاں ہوتی ہے جس کو برت کا کام کہتے ہیں, تو یہ تقریباً رورل سندھ میں تو ہر گھر میں ہی ہوتا ہے, بالکل کامن ہے. اور رلی کا آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرن ہوتے ہیں, کلرفل سے پیٹرن ہوتے ہیں, اور ایمبرائڈری بھی اسی طرح سے یہ بہت کلرفل ہوتی ہے. تو میری والدہ اور میری بہنیں گھر میں جو ہے وہ رلیاں بناتے تھے اور ایمبرائڈری کرتے تھے. تو بچپن سے ہی ایک طرح سے بہت آشنائی تھی ان رنگوں کے ساتھ. اور اس کے بعد میں نے سینما بورڈ پینٹنگ کی. سینما بورڈ پینٹنگ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتی ہے جہاں پہ شوق پہ آپ آرٹ سیکھتے ہیں. تو میں نے 4 سال استاد کے انڈر رہ کے یہ فن سیکھا پہلے, اس کے بعد پھر اس میں جو فردر ڈگریز وغیرہ کی. تو اسی طرح سے میری ابتدائی جو ایک سفر ہے وہ میرے گھر سے ہی شروع ہوا. جی اچھا, اس میں رانی پور کا آپ ذکر تو کر بھی رہے ہیں اور اب رلی کا بھی آپ نے ذکر کیا, رنگوں کی بات کی, لیکن اس کے علاوہ ایک گاؤں کا ماحول, ایک رورل ماحول, رورل سندھ, انٹیریئر سندھ, اس کی اور کیا جھلک آپ کے کام میں, یا رانی پور کا کیا امپیکٹ آپ کے کام پر نظر آتا ہے؟ رانی پور سے تھوڑا سا آگے میرا گاؤں ہے نہال سولنگی, وہاں پہ ہماری زمینیں ہیں. اور میرے کام میں اس وجہ سے آپ نوٹ کریں گے نیچر کا بہت رول ہے. بہت سارے فلاورز ہیں اور سینری ہے, اور رات کا منظر بھی بہت زیادہ ہے آپ کی پینٹنگز میں. رات تو بہت اہم ہے میرے لیے. رات چونکہ میری انسپریشن بہت سارے شاعروں کی شاعری سے ہے, تو ان کے ہاں بھی آپ کو رات کا ایک ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ دن اور رات کے اس پس منظر میں رات ایک الہامی اس کا ایک رول ہے. لوگوں پہ جو ہے وہ ایک خاص طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے رات میں, شاعروں پہ تو خاص طور پہ آمد آتی ہے. بالکل ایسے ہی رات آپ کو آمد آتی ہے, ہمیں نیند آتی ہے. اب دیکھیں جس طرح سندھ کے بہت بڑے شاعر ہیں شاہ عبد اللطیف بھٹائی, ان کے ہاں سر مومل رانو جو ہے اس میں رات تو بہت اہم ہے. اور پھر اور بہت بڑے شاعر جو ہے شیخ ایاز, ان کے ہاں ایک ان کی بڑی فیمس ایک لائن ہے کہ رات اجکائی ابد تائیں ہلے, مطلب رات مجھے ابد تک لے کر جائے. پھر آپ دیکھیں فیض احمد فیض, ان کے ہاں ہے کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی. تو رات بہت اہم ہے. جیسے مجھے یہ بھی لگتا ہے شاعری سے بھی بڑا لگاؤ آپ کو نظر آتا ہے. اچھا, شاعری میں آپ کی جو آرٹ ورک ہے اس میں بادل کافی ہیں. بادل اگین بادل جو ہے پھر ادب سے آ رہے ہیں. ہماری جو ساؤتھ ایشین لٹریچر ہے اس میں اشوکن پیریڈ میں کبھی کالی داس, ان کی ایک فیمس کویتا ہے میگھا دوتا. تو میگھ مطلب بادل اور دوت مینس میسنجر, یعنی جو بادل ہیں وہ بیسیکلی میسنجر ہیں, پیغام لاتے ہیں اور پیغام لے جاتے ہیں. ویسے ہی جو پنجابی پوئٹس ہیں امرتا پریتم, وہ ایک جگہ لکھتی ہیں کہ جس طرح ڈاکیا پیغام لاتا ہے اور لے جاتا ہے, اس سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ کبوتر پیغام لاتے تھے اور لے جاتے تھے. وہ یہ کہتی ہیں کہ اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو کالی داس کی طرح بادل جو ہے پیغام لاتے ہیں اور لے جاتے ہیں. تو میرے کام میں جو بادل ہیں وہ بیسیکلی میسنجر ہیں جو پیغام لاتے ہیں اور لے جاتے ہیں. جی اچھا, کچھ تصویریں میں آپ کی دکھائیں گے اسکرین پر, ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں کہ مائنڈ میں ایک خیال آتا ہے اور آپ پینٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور اسی جو خیال ہے اس کو آپ ڈپکٹ کر دیتے ہیں, یا کہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں ود اے تھاٹ لیکن آہستہ آہستہ بناتے بناتے وہ خیال تبدیل ہوتا ہے, پھر آپ اس میں چیزیں ایڈ کرتے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں نا آمد ہو رہی ہے اور پھر کام ہو رہا ہے, وہ چکر ہوتا ہے. بہت سارے طریقے ہیں آرٹ میکنگ کے. جس طرح آپ نے فرمایا ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کام شروع کرتے ہیں پھر ساتھ ساتھ خیال جو ہے وہ ایک طرح سے پکتا ہے اور اپنی ایک شکل لیتا ہے. ہم آرٹسٹ جو ہے بہت ساری جگہوں سے انسپریشن لیتے ہیں.
زندگی سے انسپریشن لیتے ہیں, شاعری سے انسپریشن لیتے ہیں, لوگوں سے انسپریشن لیتے ہیں. یہ اس وقت جو ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں, ذرا اس کو ایلیبوریٹ کریں. یہ تو ریمبو نظر آ رہی ہے مجھے, باقی تھوڑا اس کو ایکسپلین کریں, اٹس ویری انٹرسٹنگ. جی اس میں ریمبو ہے اور وہی بادل آ رہے ہیں, اور ایک خاص جگہ ہے جو کہ شاید ایک آرٹسٹ کا ہی تخیل ہو سکتا ہے. یہ آپ عام نہیں دیکھیں گے اسی طرح سے, لیکن آرٹسٹ جس طرح سے سوچتا ہے اس کو. اس کے پیچھے کیا تھاٹ کیا ہے؟ یہ جو کوسو قزا ہے, اس کو اردو میں کہیں گے, جو ریمبو آ رہی ہے, تو اس کو اور کلرز کو میں نے ملایا ہے اور ایک خاص جگہ بنائی ہے جہاں پہ یہ دونوں کٹھے ہیں. اوکے جی ویری نائس. اگلی پکچر بھی چاہیں گے. امبریلا, چھتریاں. جی چھتریاں دیکھیں, چھتری آپ کو دھوپ سے اور بارش سے بچاتی ہے, تو ایک سینس آف پروٹیکشن آتی ہے. چھتری ڈھہ کیوں تو گئی؟ میرے لیے جو ہے, نہیں میں نے اس کو کمپوز کیا ہے اس طرح سے. تو چھتریاں بھی ایک خاص وقت آیا تھا 2016 کے بعد سے میرے کام میں یہ رہی ہیں چھتریاں. یہ اس پینٹنگ کا ٹائٹل ہی میگھ دوت ہے, جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا کالیداس کا. پیغام لے کر. جی بالکل, اس پینٹنگ کا ٹائٹل بھی میگھ دوت ہے. اوکے, یہاں پر بھی بادل آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں. صبح کے بادل آ رہے ہیں. اور یہ میں چائنا گیا تھا 2013 میں, اور وہاں پہ ایک اس طرح کا ایک پویلین ٹائپ ایک میں نے جگہ دیکھی تھی. تو میرے کام میں جگہوں کا بھی بڑا رول ہے. میں جہاں جاتا ہوں وہاں سے انسپریشن ملتی ہے. جیسے میں انگلینڈ گیا تو وہاں کے جگہوں کا بھی میرے کام میں کچھ رول ہے. اچھا, ویسے کافی ڈارکنیس سی نظر آتی ہے, وہ رات سے آ رہی ہے. وہ رات سے بھی, لیکن آلموسٹ ساری پینٹنگز میں ہم نے دیکھا ہے کہ گرینری نہیں ہے, روشنی نہیں ہے. یہ کیا آپ کی پرسنالٹی کو بھی, پرسنالٹی آپ کی ریفلیکٹ ہوتی ہے اس میں؟ روشنی ہے. جب رات دیکھتے ہیں نا تو اس میں ایک خاص طرح کی روشنی ہوتی ہے, تو وہ میرے کام ہے. رات میں رنگوں کو ایک نئے انداز سے دیکھا نئے انداز سے دیکھا جاتا ہے. اس کے رنگ ہی الگ ہوتے ہیں. رات کا رنگ ڈھنگ مزاج بالکل ایک سیپریٹ, ایک شاعرانہ ہے, شاعرانہ رنگ کہہ لیں میرا خیال ہے. شاعرانہ کہہ لیں. اچھا, ویسے شاعری میں آپ کو بہت انٹرسٹ لگتا ہے, کوئی شاعری بھی اگر آپ ہمیں سنا دیں, ہمارے کافی اچھے پوئٹس ہیں. خود بھی کرتے ہیں؟ شاعری مجھے پسند ہے, بہت سارے شاعر پسند ہیں, جس میں فیض احمد فیض ہیں, شاہ عبداللطیف بٹائی تو میں نے پہلے کہا, اس کے بعد شیخ ایاز ہیں, ناصر کاظمی ہیں, امیر تقی میر ہیں, غالب ہیں. تو یہ سارے مجھے بہت پسند ہیں اور میں ان کو پڑھتا رہتا ہوں اور وہاں سے انسپائر ہوتا ہوں. پھر انہی کی ہی شاعری سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پھر میرے کام میں نظر بھی آتی ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں. ہاں, اور ایسے میں نمائش جو آپ کے کام کی ہوتی ہو, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ نیشنل لیول پر, انٹرنیشنل لیول پر کہاں کا نمائش اپنے کام کی اور کتنا اچھا رسپانس اس پہ آپ کا؟ میری انٹرنیشنلی نیشنلی نمائشیں ہوئی ہیں. امریکہ میں, یو کے میں تو میں پڑھا بھی ہوں, تو وہاں پہ نمائشیں ہوئی ہیں. چائنا میں 2013 میں, پھر بنگلہ دیش میں, انڈیا میں, اس کے علاوہ دبئی میں, بہت سارے ملکوں میں نمائشیں ہوئی ہیں. پاکستان میں تو ہوئی ہیں تقریباً ہر شہر میں جو میجر سٹیز ہیں. تو جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ نے ان سے فیڈ بیک لیا, آپ کا کوئی آرٹ ورک ہے اور لوگ دیکھ کر اس کو ڈفرینٹلی پرسیو کریں؟ کیونکہ ہر بندہ ہر پینٹنگ کو ڈفرینٹ طریقے سے پرسیو کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر پینٹنگ میں ہر انسان اپنی طرح کی اسٹوری دیکھتا ہے, اور وہ جب شیئر کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اچھا آپ نے تو ایک طرح کا سوچ کے ایک کام بنایا تھا, لیکن اس کی یہ ڈائمینشن بھی ہو سکتی ہے. تو وہ بڑا انٹریکشن جو ہے بڑا مزے کا ہوتا ہے, سیکھنے کو کتنا زیادہ ملتا ہے, بہت سیکھنے کو. اور ظاہر ہے ہر کام جو ہے پھر ہر انسان الگ طرح کا پسند کرتا ہے. جیسے آپ کو وہ پسند آئی جو کوسو قزا کی ریمبو والی تھی, اس طرح اور بہت سارے لوگوں کو فرق طرح کی پینٹنگز پسند آتی ہیں. اور زیادہ کس وقت آپ پینٹنگ کرتے ہیں؟ ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں؟ مقابلہ ظاہر ہے پڑھانا بھی ہے, ساتھ میں کام بھی کرنا ہے, اینڈ اگین اٹس ویری کریٹو ورک, تو آپ ہر وقت تو نہیں کر سکتے. آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا جس وقت آپ کو لگے کہ وہ خیال اب آیا ہے تو اب آپ نے اس کو پینٹ کرنا ہے. کس وقت زیادہ پینٹ کرتے ہیں؟ رات کو رات میں پینٹ کرتے ہیں؟ میرے پاس اصل میں رات کا ہی ٹائم بچتا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ دن میں نیشنل کالج آف آرٹس راولپنڈی کیمپس میں پڑھاتا ہوں اور پھر رات میں ٹائم ملتا ہے اور میں ہوتا ہوں اور کام ہوتا ہے. آپ ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی آپ ہی ہوتے ہیں. بلکہ میری ایک پینٹنگ کا ٹائٹل تھا 2015 میں خود سے خود تک. آپ نے کہا نا کہ آپ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں خود سے خود تک, تو اس میں بھی اسی طرح سے ہی ہے, اپنے آپ سے بات ہے. زبردست. اچھا, آج کل ہم دیکھتے ہیں بچوں میں بہت رجحان ہے آرٹ کا, اسپیشلی بچیوں میں تو اب زیادہ ہی دیکھتے ہیں, ادروائز لڑکوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور بہت چھوٹے ایج میں 6 سال 5 سال ہم دیکھتے ہیں وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو ایٹ دس ینگ ایج اگر آپ کو لگے, میں پیرنٹس سے مخاطب ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر پیرنٹس یہ دیکھیں کہ بچوں میں یہ ٹیلنٹ ہے, تو وٹ ڈو یو سجیسٹ ان پیرنٹس کو کہ ان بچوں کو کس طرح کے طریقے سے ان کی پرورش کریں کہ ان کا یہ آرٹ پالش ہو؟ دیکھیے جی, یہ تو آپ کا ایک طرح سے کہتے ہیں نا بلٹ ان ہے, تو یہ ہر انسان بیسیکلی آرٹسٹ ہی پیدا ہوتا ہے. ہم بچپن میں ہر انسان لکیریں لگاتا ہے, تو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اگر آپ اس کو موقع فراہم کریں اور اس کو روکیں نا, تو وہ پھر آگے اسی فیلڈ میں مواقع بھی بہت ہیں. اب تو انسٹیٹیوٹس بھی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, بہت سارے ڈگریز ہیں آپ پراپر جو ہم دیکھ رہے تھے. کنزا بہت شکریہ, وقت بڑا مختصر تھا لیکن بڑے مزے کی آپ سے گپ شپ ہوئی. مزید ایگزیبیشنز کریں اور مزید جو ہے اپنا آرٹ ورک لوگوں کو دکھائیں. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے ہم سب کو دیجیے اجازت. دوبارہ ملاقات آپ سے کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.